साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे रूस के तूफानी हमले के बारे में। पिछले 3.5 सालों से जारी रूस यूक्रेन का युद्ध थमने के बजाय और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार लगातार जारी है और अब एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन पर जोरदार हमला किया है और इस बार यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एक बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया, जिसमें 21 लोग मारे गए, 48 घायल हुए। रूसी सेना ने 598 ड्रोन और 31 मिसाइलें दागी हैं। रिपोर्ट के अनुसार रूसी हमले में यूरोपीय संघ के राजनयिक ऑफिस को भी नुकसान पहुंचा है। इस हमले को 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद से सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। तो वहीं रूस ने यूक्रेनी नौसेना का टोही जहाज सिम्फेरोपोल ड्रोन हमले से मार गिराया। इस बड़े हमले के कारण यूक्रेनी नौसेना का विशालकाय जहाज डूब गया है। ये बड़ी जानकारी जिस तरीके से निकलकर सामने आई, एक बड़ा हमला रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर माना जा रहा है और इसी कड़ी में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ब्रेकिंग न्यूज है, मिसाइल हमलों से कीव दहल उठा है। रिहायशी इलाकों पर रूस का हमला देखने को मिला। रूसी हमलों में अब तक 21 लोगों की जान चली गई है। रूसी हमले में 48 लोग घायल हुए हैं और रूसी सेना ने 600 ड्रोन और 31 मिसाइलें दागी हैं। ये बड़ी खबर है। आप इस बात से खुद अंदेशा लगाइए कि कितना बड़ा ये हमला होगा कि जहां रूसी सेना ने एक बार में 600 ड्रोन और 31 मिसाइलें यूक्रेन के ऊपर दागी हैं। तो ये लड़ाई और भी ज़्यादा विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है। ये लड़ाई नए आयाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है और रूस ने अपने हमले और भी ज़्यादा तेज कर दिए हैं। और रूस के हमले आक्रामक इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन ने रूस के ऊपर हमले किए हैं। तो इस बीच युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जहां रूसी हवाई हमले के बाद जेलेंस्की का बयान सामने आया। पुतिन शांति युद्ध नहीं चाहते हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये कहा है जेलेंस्की ने कि पुतिन युद्ध चाहते हैं, शांति नहीं चाहते हैं। पुतिन युद्ध जारी रखना चाहते हैं। ये बयान सामने आया यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का। ये बड़ी खबर है, जेलेंस्की का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि पुतिन शांति नहीं चाहते, वो युद्ध चाहते हैं, युद्ध जारी रखना चाहते हैं। ये बयान सामने आया जेलेंस्की का। तो लगातार रूस और यूक्रेन की ये लड़ाई जारी है। नए आयाम पर ये लड़ाई पहुंचती हुई इस वक्त नजर आ रही है। ये बड़ी खबर है, ये लड़ाई अब नए आयाम पर पहुंचती नजर आ रही है। रूसी हवाई हमले के बाद जेलेंस्की का बयान भी सामने आया। पहले खबर में आगे बढ़ते हैं, इस बीच एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। रूसी हमलों पर अमेरिका का बयान सामने आया है। रूसी हवाई हमलों से खुश नहीं है ट्रंप। यूक्रेन पर रूसी हमलों से ट्रंप हैरान है। ये बड़ी खबर है, यूक्रेन पर रूसी हमलों से ट्रंप हैरान है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो रूसी हवाई हमलों से खुश नहीं है ट्रंप। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। यूक्रेन पर रूसी हमले से ट्रंप हैरान है, खुश नहीं है ट्रंप। जिस तरीके से रूस इस वक्त यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है, इन हमलों से ट्रंप नाखुश है और ट्रंप जो है कई मौकों पर कह भी चुके हैं कि रूस इन हमलों को रोक दे। यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा प्रहार ये माना जा रहा है, जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन के ऊपर यह हमला किया है। रूसी हमलों में यूक्रेन दहल उठा। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। मिसाइल हमलों से कीव दहल उठा है। रिहायशी इलाकों पर रूस का हमला देखने को मिला और रूसी हमलों में अब तक 21 लोगों की जान गई है। रूसी हमले में 48 लोग घायल हुए हैं और रूसी सेना ने 600 ड्रोन और 31 मिसाइलें दागी हैं और गेरेनियम 3 ड्रोन से कीव में दहशत फैल गई है। कीव के आसमान में ड्रोन दिखाई दिए। ड्रोन मिसाइल से कई इलाकों पर हमले किए गए। 600 ड्रोन 31 मिसाइल से ये हमले हुए हैं। यूरोपीय संघ ने राजनयिक ऑफिस को नुकसान पहुंचा है। ये भी जानकारी है, जहां यूरोपीय संघ के राजनयिक ऑफिस को भी नुकसान पहुंचा है। जिस तरीके से रूस ने बड़े पैमाने पर हमला किया, 600 ड्रोन से एक बार में यह हमला किया गया। 31 मिसाइलें यूक्रेन के ऊपर दागी गई हैं। लेकिन दूसरी ओर एक पहलू यह भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन जिस तरीके से रूस के ऊपर हमले कर रहा है, उन हमलों से रूस नाराज है और इन्हीं हमलों की वजह से रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर 4 गुना ज़्यादा रफ्तार से, 4 गुना ज़्यादा विध्वंसक हमले कर रहा है। और इसी कड़ी में रूस के ऊपर हमलों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और यूक्रेन भी इस वक्त पीछे हटता नजर नहीं आ रहा।
दूसरी ओर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी लगातार इस बीच देखने को मिल रही है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत संजीव जी से मैं करूंगा। संजीव जी, जिस तरीके से इस युद्ध को हम देख रहे हैं, एक पैटर्न के तौर पर पिछले 3.5 सालों से युद्ध ये चलता नजर आ रहा है, और जब भी युद्ध पर अंकुश लगाने की बात कही जाती है, रूस के ऊपर पाबंदी लगाने की बात अमेरिका के द्वारा कही जाती है, रूस अपने हमले और तेज कर देता है। क्या इसे माना जाए कि रूस ये संदेश अमेरिका को साफ तौर पर देना चाहता है कि आपके कड़े प्रतिबंधों की धमकियों से हम न डरते हैं और न डरेंगे? बिल्कुल, मैसेज रशिया का बहुत ही लाउड एंड क्लियर है, और कि वो इस तरीके की प्रतिबंधों की धमकियां देकर के टैरिफ की जो बेहद अदूरदर्शी, नकारात्मक, परिपक्व नीतियां अपना करके, यदि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेंगे कि वो रशिया यूक्रेन का युद्ध शांत करा दें, तो ऐसा होने नहीं जा रहा है। और वास्तविक रूप से अगर आप देखें तो रशिया और यूक्रेन के बीच का ये जो युद्ध है, ये महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। यूक्रेन एक बैटल ग्राउंड है, एक युद्ध का अखाड़ा है, और ये जो युद्ध है, ये महाशक्तियां ही इनडायरेक्ट तरीके से एक दूसरे के ऊपर लड़ रही है और एक दूसरे से लड़ रही हैं। और इस युद्ध को यदि शांत कराना है तो महाशक्तियों को आपसी संवाद करना होगा, आपसी जो है सहमतियां बनानी होंगी, न कि ऐसे स्टेप लेने होंगे कि जिसका कि कोई आशय नहीं दिखाई देता। अब डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ लगा करके वो रशिया यूक्रेन का युद्ध शांत कराना अगर चाहते हैं, तो उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। रशिया के ऊपर इस तरीके के सैंक्शंस लगा करके, रशिया के ऊपर पुल्स एंड प्रेशर क्रिएट करके, रशिया के जो क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भारत जैसे राष्ट्रों के साथ इस तरीके का बर्ताव करके यदि आप चाहेंगे कि रशिया को झुका लें, तो रशिया झुकने वाला नहीं है। ये बात बहुत स्पष्ट है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहे वो कोई भी अलास्का की समिट कर लें या कहीं और समिट कर लें, इन समिट से कुछ नहीं होने वाला जब तक आपकी मंशा ठीक नहीं होगी, जब तक आपके विचार ठीक नहीं होंगे, जब तक आप अपनी नकारात्मक सोच से, आत्मकेंद्रित सोच से बाहर नहीं निकलेंगे। और एक अति महत्वाकांक्षा है कि मैं नोबेल शांति पुरस्कार भी मुझे मिल जाए, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पीस मेकर बन जाऊं। इस तरीके के जो डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, उससे तो ये युद्ध शांत नहीं होने जा रहा है, और ये युद्ध जाहिर है कि अभी भी जारी है। और एक तरफ तो आप भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ यूक्रेन हमले भी कर रहा है। आखिर यूक्रेन जो हमले कर रहा है, उसको तो आपने ही जो है उसको सैंक्शंस किए होंगे कि आप और हमले करो। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, डोनाल्ड ट्रंप के हैं, और पूरे वेस्टर्न जो कंट्रीज के हैं, उसकी वजह से ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। और इस युद्ध में जब तक एक जेन्युइन एफर्ट्स नहीं लिए जाएंगे, जब तक इस युद्ध की प्रकृति नहीं समझी जाएगी, जब तक इसके संदर्भ में महाशक्तियां आपस में एक विश्वास बहाली नहीं करेंगी, धमकियां देने से, बात कर रहे हो, टैरिफ लगाने से, सैंक्शंस लगाने से ये युद्ध शांत नहीं होने वाला। ये रशिया को आप झुका लेंगे क्या? रशिया झुकने वाला नहीं है। भारत को झुका संजीव जी, बड़ी बात भारत आपने कही है कि रशिया जो है, रूस जो है, वो झुकने वाला नहीं है। ये जाहिर तौर पर एक बड़ा स्टेटमेंट है। और दिनेश जी का भी रुख करूंगा इसी के साथ में। दिनेश जी, इस बीच क्या आप मानते हैं कि इस युद्ध को बढ़ाने में यूक्रेन की भी एक बड़ी गलती है? क्योंकि यूक्रेन, जहां जेलेंस्की बार बार ये कहते हैं कि युद्ध रुकना चाहिए, हम युद्ध रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की भी आगे से बढ़कर हमला करते हैं, यानी कि यूक्रेन भी आगे से बढ़कर हमला करता है, और फिर इसी का जवाब जब रूस देता है तब अमेरिका को भी दिक्कत होती है, और यूक्रेन भी जो है वो ये कहता है कि हम तो शांति चाहते हैं। देखिए साहब, एक सैनिक होने के नाते जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए साहब, ये फरवरी 2022 जो है इनका युद्ध चल रहा है, तो ये क्या कोई पहली दफा तो बात हुई नहीं है कि इस बार जो है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इस प्रकार का हमला किया है। भूतकाल के अंदर भी हमले और काउंटर अटैक जो है दोनों तरफ से होता रहा था। लेकिन इस समय जो 27 और 28 की रात को, जैसा कि आपने ग्राफिक्स में बताया है कि रशिया ने कीव के ऊपर जो है तकरीबन 630 ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज से हमला किया है। हमें ये देखना है कि जिस समय शांति की वार्ता प्रक्रिया चल रही है, उस समय जो है रशिया क्यों इस प्रकार के हमले कर रहा है। हमें यह देखना है कि रशिया के क्या मिलिट्री एम है और स्ट्रेटेजिक एम क्या है। सबसे पहले बात तो आ जाती है कि शांति की प्रक्रिया जिस समय चल रही है
उस समय इस प्रकार का जो है एक्शन लेना रशिया की तरफ से उसके क्या मायने रखते हैं। जो आज की इस हमले के बाद जो है वेस्टर्न कंट्री के जो लीडर हैं या जो वहाँ के एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि पुतिन जो हैं वो इस शांति वार्ता को खत्म करना चाहते हैं, या इस शांति वार्ता को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। तो इससे मैं उनकी बातचीत से मैं सहमत नहीं हूँ। एक हमले से जो है आप रशिया की मंशा को जो है नहीं पूरी तरह से जज कर सकते हैं, लेकिन रशिया जिस प्रकार के हमले कर रहा है उसके अंदर उसके मिलिट्री एम है कि पहली बात तो यह वो एक पश्चिम के जो इनको सहयोग मिल रहा है वो उनको कम करना चाहता है। और उसने जो है इसी प्रक्रिया के अंदर जो है यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के जो है वहां पे जी। कीव के अंदर जो उनके एस्टेब्लिशमेंट था उनके ऊपर हमला किया। इनडायरेक्टली एक प्रकार से ये मैसेज देना है और यूरोप के कंट्रीज के दिलो दिमाग के अंदर भी एक प्रकार का डर बैठाना है। दूसरा कारण ये है कि वो कीव की जो उनका सामाजिक सेटअप है, जहां आप कह सकते हैं कि जो कीव की यूक्रेन की पॉपुलेशन है उनके दिलो दिमाग के अंदर एक प्रकार का भय उत्पन्न करना है, ताकि जो है यूक्रेन की पब्लिक जो है यूक्रेन की सरकार के ऊपर एक प्रकार का दबाव बनाए ताकि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी रोका जा सके। नेक्स्ट जो है उसका ये है कि अभी देखिए जो रशिया ने जो अटैक किए हैं 27 और 28 की इंटरवीनिंग नाइट के दौरान, उन्होंने यूक्रेन के जो एनर्जी के स्रोत हैं, जब परिवहन के संस्थान हैं, उनके ऊपर हमला करके उनको बर्बाद किया है। तो इससे आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि रशिया चाहता है कि इनके एनर्जी के सोर्सेज को जो है बर्बाद किया जाए, ताकि आने वाली जो विंटर आने वाली हैं उस समय जो है वहां की पब्लिक को ज्यादा दिक्कतें महसूस हों और वो ज्यादा से ज्यादा जो है एक प्रकार का प्रेशर बना सके। और इसके साथ साथ जो उसका स्ट्रेटेजिक एम है इस प्रकार के हमले करने के का उद्देश्य ये भी हो सकता है कि यूक्रेन को वो युद्ध की लागत बढ़ाना चाहता है, ताकि यूक्रेन जो है इन्वॉल्व रहे और उसके मिलिट्री हार्डवेयर के ऊपर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है फाइनेंशियल ड्रेन हो, जिस प्रकार से कि उसको मिलिटरीली जो है यूक्रेन को कमजोर किया जाए। और फाइनली जो है वो एक प्रकार की जो उनके सामाजिक, जैसे मैंने पहले कहा है कि जी। जो उनके समाज के अंदर यूक्रेन समाज के जी। अंदर एक प्रकार से उनकी सहनशीलता और उनको डिमोरलाइज करना है। ताकि देखिए साहब, सरकारें किसके दम के ऊपर चलती हैं? सरकार सपोर्ट जो है, जब तक जनता का सपोर्ट नहीं होता तो कोई भी सरकार जो है वो बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल लंबे ठीक कहा समय के आपने। लिए नहीं कर सकती है। जनता तो का सपोर्ट सरकार के लिए बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी है, और जनता जब सपोर्ट करती है तभी शायद सरकार और भी ज्यादा मजबूत होती है। संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से इस पूरी लड़ाई का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां यूक्रेन की सबसे घातक शिप को रूस ने मार गिराया, खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, इन एक एक पहलुओं को अगर देखा जाए, क्या संजीव जी कहीं से कहीं तक आपको लगता है कि आने वाले समय में यह युद्ध धीमा पड़ता, हल्का होता नजर आएगा? एक तरफ अमेरिका दूसरे छोर से लगातार परेशान है, वो ये कह रहा है कि हम चाहते हैं शांति हो, हम चाहते हैं युद्ध रुके, लेकिन दूसरी ओर हर दिन नए आयाम पर लड़ाई पहुंचती नजर आ रही है। देखिए, अमेरिका एक तरफ तो कह रहा है कि शांति होनी चाहिए और दूसरी तरफ यूक्रेन भी तो हमले कर रहा है। यूक्रेन को हमले को सैंक्शन कौन कर रहा है? ये जो लड़ाई है ये इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका और नाटो ही कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इस युद्ध की वास्तविक प्रकृति यही है कि ये महाशक्तियों के बीच में इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा है। यूक्रेन के कंधों पर उनके सैनिकों के कंधों पर रख करके बंदूकें अमेरिका और नाटो चला रहे हैं। तो ये जब तक एक विश्वास बहाली नहीं होगी, जेन्युइन एफर्ट्स नहीं लिए जाएंगे और एक जो गहरा विश्वास का संकट महाशक्तियों के बीच में है, जब तक उसके रिजोल्यूशन के लिए एक सकारात्मक और गहरे तरीके का जो संवाद है वो स्थापित नहीं होता, उसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। अलास्का में एक अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन अलास्का की जो प्रक्रिया है वो आगे कैसे बढ़े इसके बारे में जेन्युइन एफर्ट्स लेने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा करने के बजाय आप जो है भारत के ऊपर ही टैरिफ लगा रहे हैं। मैंने देखा, मैं हतप्रभ था ये बयान देख करके कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के एक एडवाइजर हैं पीटर नवारो, उन्होंने पूरे रशिया यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बता दिया। अब बताइए, भारत जो कि डे वन से इस बात को कह रहा है कि संवाद स्थापित कीजिए,
आप युद्ध को शांत कराने कीजिए, ये युद्ध का युग नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री ने तो कीव की यात्रा भी कर ली, मॉस्को की भी यात्रा की, वॉशिंगटन की यात्रा की, सभी से बैक चैनल के माध्यम से हम संपर्क में हैं। और अमेरिका का ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि ये मोदी का युद्ध है। इस तरीके के क्या अप्रोच से, और ये भी कहते हैं कि हम भारत के ऊपर टैरिफ इसलिए लगाएंगे क्योंकि इससे रशिया के ऊपर दबाव बढ़ेगा। अरे चाइना को भी तो आप दे रहे हैं, चाइना के ऊपर आप अगर सैंक्शन नहीं लगाएंगे और चाइना से उसे पैसे मिलते रहेंगे तो फिर ये कैसे रुकेगा? रशिया को तो पैसे चाइना सबसे ज्यादा दे रहा है, भारत तो उसके बाद में आता है। यूरोप के राष्ट्र तमाम गैस के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, अमेरिका स्वयं रशिया से व्यापार कर रहा है। तो ऐसे में ये जो अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप का है उससे ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, और रशिया की जो आशंकाएं हैं और गहरी होंगी। आप नकारात्मक स्टेप्स लेकर के, धमकियां दे करके राष्ट्रपति पुतिन को के ऊपर अगर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो रुकेंगे नहीं, और भी बड़े हमले करेंगे। जैसे कि अभी आपने दिखाया कि कीव में शोक दिवस मनाया जा रहा है, कीव में और भी बड़े हमले कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन का जो व्यक्तित्व है बहुत ही हार्डेंड शख्स है वो, और बैटल हार्डेंड है। सीआई जो वहां की जो खुफिया एजेंसी केजीबी के बड़े अधिकारी रहे हैं, और जाहिर है कि अब राष्ट्रपति हैं, और एक लंबे समय से, दशकों से वो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री भी जाहिर है कि वो एक लंबे समय तक उन्होंने सत्ता संभाली है। तो ये जो अमेरिका के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यदि पुतिन को एक ऐसे शख्स के तौर पर अगर वो ट्रीट करेंगे कि वो धमकियां दे करके, दबाव करके और पुल्स एंड प्रेशर करके, साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ करके, उनके सहयोगियों को टारगेट करके, उनके मित्रों को टारगेट करके, भारत जैसे राष्ट्रों को टारगेट करके यदि युद्ध शांत करा लेंगे तो ये होने वाला नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं आपके सवाल के जवाब में, जेन्युइन एफर्ट्स की जरूरत है, एक विन विन फार्मूले की तलाश करनी होगी। अमेरिका को एक जेन्युइन तरीके से, सकारात्मक तरीके से बातचीत करनी होगी। ऐसे राष्ट्र जो कि युद्ध शांत कराने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, भारत जैसे राष्ट्र, उनको यथोचित सम्मान देना होगा, और भारत को टारगेट करने की जो अमेरिका की जो नीति है उसको उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। इस तरीके के 50% तक का आप टैरिफ लगा करके आप रशिया यूक्रेन युद्ध शांत कराने चले हैं, ये होने वाला नहीं है। इस तरीके से युद्ध नहीं शांत होगा। और जब तक आप विन विन सिचुएशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, एक जेन्युइन एफर्ट्स नहीं डालेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तब तक ये युद्ध शांत नहीं होने वाला है। संजय जी, बिल्कुल ठीक आपने बात कही है कि जब तक जेन्युइन एफर्ट्स यहाँ नहीं दिखेंगे तब तक युद्ध शांत होता नजर नहीं आएगा। दिनेश जी, जिस तरीके से अगर इस पूरे युद्ध को लेकर बात करें, जिस हिसाब से ये हमले लगातार हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बातचीत की टेबल पर दोनों नेता बैठकर इस पूरे मसले को सुलझाएंगे या सुलझा पाएंगे? देखिए साहब, ऐसा है, रशिया जो है किसी भी समझौते या नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आने से पहले जो है वो अपनी साइकोलॉजिकल जो है बढ़त बनाना चाहता है। कोई भी देश जो होता है जब नेगोशिएशन के लिए जाता है वो एक स्ट्रेंथ ऑफ पोजीशनिंग से बात करता है। तो मेरा ये मानना है कि रशिया इस प्रकार के हमले कर रहा है। हालांकि रशिया जो है, रशिया की मंशा जो है वो शांति की है, लेकिन वो शांति की प्रक्रिया के साथ साथ जो है वो सैन्य अभियानों को भी उसने चालू रखा हुआ है, ताकि साइकोलॉजिकली जो है उसकी यूक्रेन के ऊपर बढ़त बनी रहे। और जिस समय नेगोशिएशन टेबल के ऊपर यूक्रेन और रशिया आते हैं तो उस समय जो है रशिया जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक जो है नेगोशिएट करना चाहेगा। जैसा कि पिछले कई महीनों से जो है रशिया ने अपनी मंशा जो है साफ कर दी है कि युद्ध रुक सकता है अगर ये यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनने का सपना छोड़ देता है, और जितनी इन्होंने 20% के आसपास जो इन्होंने जमीन कैप्चर की है रशिया ने, जो रशिया स्पीकिंग एरिया है, वो उनको वापस नहीं की जाएगी। कुछ और शर्तें हैं कि आपको अपना आर्मी को जो है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये 3-4 मुद्दे हैं जिनके ऊपर से रशिया कभी भी बैकफुट के ऊपर नहीं जाएगा, वो किसी प्रकार का कोई लीवरेज नहीं देगा। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर ये बातचीत होती है, जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं कि कोई विन विन सिचुएशन टाइप से हो, लेकिन जो मेडिएटर हैं उनको भी जो है बड़ा सिंसियरली, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या अमेरिका है, इनको भी अपना रोल बहुत सही तरीके से जो है निपटाना पड़ेगा। ना कि आप
मेडिएशन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नजर जो है वो नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए है। अगर इस प्रकार की आपकी मंशा है तो आपके सिंसियर और कंसर्टेड एफर्ट्स नहीं होंगे इन दोनों देशों के बीच में युद्ध रोकने के। जी साहब। जी बिल्कुल। संजीव जी, दूसरी ओर जिस तरीके से युद्ध को रुकवाने की बात कही जा रही है और ट्रंप जो है कहते नजर आ रहे हैं कि अब जो है वर्ल्ड वॉर वाली बात नहीं होगी, अब आर्थिक मोर्चे पर वॉर होगी, आर्थिक मोर्चे पर लड़ाई होगी। आप किस तरीके से इस आर्थिक मोर्चे की लड़ाई को देख रहे हैं? आर्थिक मोर्चे की लड़ाई तो उन्होंने शुरू ही कर दी है जी। चाहे दुनिया लड़ना चाहे ना लड़ना चाहे, डोनाल्ड ट्रंप तो आर्थिक लड़ाई शुरू ही कर चुके हैं। वो भारत जैसे एक बहुत ही क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर को जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया है, ये तो एक लड़ाई ही है, एक युद्ध कर रहे हैं वो। और वो युद्ध किससे करना है? किम जोंग उन से आप मिलना चाहते हैं, जिसने कि न्यूक्लियर वेपन्स का बड़ा भंडार खड़ा कर रखा है। मुल्ला मुनीर को आप बुला करके लंच करा रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ आप युद्ध कर रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो कि भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बनाने में उन्होंने पिछले एक दशकों से अपना पूरी मेहनत की है। पिछले 25 वर्षों में भारत के अनेक प्रधानमंत्रियों ने इस संबंध को बनाने में अपना पूरा समय दिया है, अपनी पूरी रिसोर्सेज भारत के में लगाए गए हैं। भारत के पूरे इस्टेब्लिशमेंट ने और अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट ने, जो पूर्ववर्ती इस्टेब्लिशमेंट्स रहे, और भारत की जो अमेरिका में बहुत ही पावरफुल इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, उसने भारत और अमेरिका के जो संबंधों को बनाने में पिछले 25 वर्षों में जो खून पसीना बहाया है, सब पे उस पर पानी फेर रहे हैं। लेकिन आप तानाशाहों से मिलना चाह रहे हैं और कट्टरपंथियों से मिलना चाह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी को नाराज कर रहे हैं, भारत के ऊपर आर्थिक युद्ध छेड़ रहे हैं। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है वो बेहद अदूरदर्शी है, अपरिपक्व है, नकारात्मक है। और इस तरीके के व्यवहार से अमेरिका, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा अगर इसका पूरा जो नुकसान है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ही अल्टीमेटली। बिल्कुल संजीव जी, बड़ी बात आपने कही है, ये बड़ी बात आपने कही है कि सबसे बड़ा नुकसान इन फैसलों से अमेरिका को ही होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों बने रहे मेरे साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, और ये बड़ी अहम जानकारी युद्ध से ही जुड़ी है। अब समंदर भी बन गया है वॉर जोन। यूक्रेनी युद्धपोत पर रूस ने अटैक किया, रूस ने यूक्रेनी युद्धपोत को डुबा दिया है। रूस के नौसैनिक जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ और बीच मझधार में ये शिप डूब गई। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रूस के नौसैनिक जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ, बीच मझधार में ही शिप डूब गई। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब समंदर भी वॉर जोन बन गया है, समंदर में भी दोनों देश आमने सामने हैं। यूक्रेनी युद्धपोत पर रूस ने अटैक किया है, ये बड़ी खबर है। रूस ने यूक्रेनी युद्धपोत को निशाना बनाया है। दिनेश जी का रुख करेंगे। दिनेश जी, जिस तरीके से लड़ाई अब समंदर तक पहुंच चुकी है और जिस तरीके से चर्चा की शुरुआत यहीं से हुई थी कि ये युद्ध खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ता चला जा रहा है और रूस जो है लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार करता चला जा रहा है। देखिए साहब, सीमाओं का विस्तार के बारे में तो अभी कोई फिलहाल किसी प्रकार की कंफर्मेशन तो नहीं कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि रूस ने यूक्रेन का 20% का हिस्सा जो है कर लिया। अब बात करते हैं आगे। देखिए, किसी पॉइंट के ऊपर तो कभी कभी ये भी इस प्रकार का शक आता है कि दोनों देश जो हैं वो युद्ध को रोकना ही नहीं चाहते हैं। चाहे वो फिजिकल अटैक हो रहे हैं, चाहे यूक्रेन कर रहा, चाहे रशिया उसके बाद काउंटर अटैक कर रहा, और इसके अलावा जो है जिस प्रकार की स्टेटमेंटें यूक्रेन से निकल कर आ रही हैं वो बहुत ही प्रेरोगेटिव या बहुत ही हार्श किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। किसी प्रकार का कोई कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, जहां पर कि दोनों देशों के सर्वोच्च नेताओं की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए इस युद्ध का रोकने की कोशिश की जाए। चाहे आप देख लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, वो भी युद्ध को रोकने के लिए या बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले कहते हैं कि हम जो हैं रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जिस समय वो अलास्का में मीटिंग के लिए आते हैं तो वो उससे पहले ही इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं कि अगर रशिया ने मेरी बातें नहीं मानी, मुझे पहले 2 मिनट में ही पता चल जाएगा कि रशिया यूक्रेन युद्ध रोकना चाहता है, अगर वो नहीं मेरी बात मानता तो मैं उसके ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा।
तो देखिए साहब, जिस समय आप नेगोशिएशन के लिए जाते हैं तो नेगोशिएशन में एक प्रकार का जो है शांतमय वातावरण होना चाहिए और एक पार्टी को दूसरी पार्टी के ऊपर एक प्रकार का भरोसा होना चाहिए कि हम एक खुशहाल माहौल के अंदर या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के बातचीत कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम का हल जो है वो बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है। अब बिल्कुल 15 तारीख के दिनेश जी, बाद बात जो सारी है यही है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है बातचीत से निकाला जा सकता है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि बातचीत जो है वही नहीं हो पा रही दोनों देशों के बीच। लेकिन अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि किस तरीके से दोनों देश बातचीत करते हैं या ये बातचीत आगे नहीं होती, युद्ध इस तरीके से ही जारी रहेगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को